जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में जो दोस्तों 7 बजे से लेकर 8:30 बजे सुबह में जो प्रैक्टिस सेट 100 क्वेश्चन का कराया जाता है, जो कि दोस्तों सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहता है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीपीएससी, चाहे बिहार एसएससी या दोस्तों बिहार दरोगा, चाहे आपको बिहार पुलिस हो या रेलवे हो। जिसमें आज हम लोग दोस्तों टेस्ट नंबर 13 टेस्ट आपको 8/1/2025 को हुआ था। और इससे पहले से दोस्तों टोटल हम लोग 112 टेस्ट आपको पहले से अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग 113 ऐसे दोस्तों 113 यानी कि 100 के बाद जो है टेस्ट आपका 13वां टेस्ट आज यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। टोटल दोस्तों 100 क्वेश्चन रहता है और प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और प्रत्येक क्वेश्चन का दोस्तों बारीकी से हम लोग देखेंगे, क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कि आईसीसी पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे नामित किया गया है। तो देखिए दोस्तों, यह आपको अर्शदीप सिंह को आईसीसी पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 कहेगा, तो अर्शदीप सिंह को नामित किया गया था, अर्शदीप सिंह को। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने मारबर्ग वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा किया है। तो जो मारबर्ग वायरस के प्रकोप की दोस्तों समाप्ति की घोषणा किया गया था, यह रवांडा के द्वारा, रवांडा देश के द्वारा, याद रखिएगा, रवांडा देश। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में किस देश में डिंगा डिंगा वायरस के फैलने की खबर काफी चर्चा में रहा था। तो देखिए दोस्तों, डिंगा डिंगा वायरस जो फैलने की खबर में काफी चर्चा रह चुका था, यह दोस्तों युगांडा में। किस देश में? तो युगांडा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है। तो जल्लीकट्टू दोस्तों किस राज्य का हो जाएगा? तो तमिलनाडु का। तमिलनाडु का दोस्तों प्रसिद्ध खेल है जल्लीकट्टू, याद रखना है, एग्जाम के दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा डेनाली पर्वत किस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो डेनाली पर्वत जो है दोस्तों, यह उत्तरी अमेरिका का या महाद्वीप का दोस्तों सबसे ऊंची पर्वत है, याद रखिएगा, डेनाली पर्वत है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किस राज्य से है। तो यह दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश से है। सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना कहां से? तो अरुणाचल प्रदेश, याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि 7 दिसंबर 2024 में बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की 100 वर्ष पूरे हुए हैं। इसकी अध्यक्षता दोस्तों किस व्यक्तिगत के द्वारा किया गया था। तो देखिए दोस्तों, 100 वर्ष 2024 में पूरा हुआ है और यह दोस्तों 1924 में जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता हुआ था, बेलग्राम में बैठक हुई थी और इसकी अध्यक्षता दोस्तों महात्मा गांधी किए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है कि D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं बैठक कहाँ आयोजित किया गया है। तो यह दोस्तों मिस्र में किया गया है। D8 आर्थिक सहयोग संगठन के दोस्तों जो कि 11वां क्रम का यह बैठक था और यह मिस्र में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है कि किस देश ने दिसंबर 2024 के दौरान नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया है। जो J-36 का अनावरण जो किया गया दोस्तों, यह चीन के द्वारा, याद रखना है, चीन के द्वारा। तो 10 है कि हाल ही में चर्चा में रहा भास्कर ज्योति दास का निधन हो गया, जो कि एक दोस्तों प्रसिद्ध थे। तो देखिए, जो भास्कर ज्योति दास थे दोस्तों, वह क्या थे? तो याद रखना है, वह दोस्तों फिल्म निर्माता थे। फिल्म निर्माता के रूप में दोस्तों भास्कर ज्योति दास को जाना जाता था। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत किस नगर के दरवाजा मुख्य सड़क की ओर खुला हुआ रहता था। तो देखिए दोस्तों, जो लोथल का था, लोथल जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जगह है, लोथल, और इस दोस्तों लोथल का जो दरवाजा होता था ना, वह मुख्य सड़क की ओर खुला हुआ रहता था। हम सड़क की ओर दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि बौद्ध धर्म में शामिल होने के पश्चात शपथ ग्रहण करने की घटना क्या कहलाती है। तो शपथ ग्रहण करने की जो घटना होता है दोस्तों, उसे हम लोग प्रवजा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रवजा, याद रखिएगा, प्रवजा। नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज ने धार्मिक व्यवस्था में डायनोसिस एवं हेराक्लीज की चर्चा की है, जिसकी दोस्तों पहचान क्रमशः किससे किया गया है। तो देखिए दोस्तों, जो मेगास्थनीज के द्वारा धार्मिक व्यवस्था में जो डायनोसिस को दोस्तों जो चर्चा किया गया था, वह दोस्तों शिव के रूप में, और हेराक्लीज की चर्चा दोस्तों विष्णु के रूप में पहचान किए थे। यानी कि शिव एवं विष्णु हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में सातवाहनों के स्थान पर किस राजवंश का उदय हुआ है। तो देखिए, उत्तरी महाराष्ट्र की बात कर रहा है कि विदर्भ में दोस्तों जो सातवाहनों के स्थान पर किस राजवंश का उदय हुआ है। तो याद रखना दोस्तों, वाकाटक वंश का। वाकाटक वंश आपका राइट आंसर हो जाएगा, वाकाटक वंश का। नेक्स्ट है कि भक्ति की अवधारणा का विकास किस काल में हुआ है। तो भक्ति की दोस्तों जो अवधारणा का विकास हुआ है, वह किस काल में हुआ है। तो दोस्तों मौर्योत्तर काल में हुआ है, मौर्योत्तर काल में, यानी कि दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट बात है कि कबीर ने किसे संतों का संत कहा है। तो संतों का संत दोस्तों कबीर के द्वारा बताया गया था रैदास जी को। रैदास को दोस्तों याद रखना है संतों का संत। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा यहाँ पे कथन दिया गया सही है दोस्तों, जिसमें पहला कथन है कि उसी भूमि पर लिए जाने वाले लगान को उसरे कहा जाता था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जो भूमि पर जो लिए जाने वाला लगान हुआ करता था उसको उसरे कहा जाता था। नेक्स्ट है कि जकात एक प्रकार का कर है जो कि मुसलमानों को अपनी धार्मिक संपत्ति पर देना पड़ता था। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, अपनी जो धन था दोस्तों संपत्ति देना पड़ता था किस पर, कि धार्मिक तो नहीं होना चाहिए दोस्तों, धन होना। हाँ देखिए धन है दोस्तों, मुसलमानों को अपनी धन संपत्ति पर देना पड़ता था। तो दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। एक और दो दोनों कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शासक को शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है। तो शाह ए बेखबर के नाम से दोस्तों बहादुर शाह प्रथम को, बहादुर शाह प्रथम को दोस्तों शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है। याद रखना है बहादुर शाह प्रथम को। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था। तो बंदा बहादुर के बचपन का नाम दोस्तों लक्ष्मण दास था, लक्ष्मण दास। याद रखना है बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था, तो लक्ष्मण दास आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 कि 1633 ईस्वी में पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था। क्या दोस्तों उड़ीसा के बालसोर में किया गया था। उड़ीसा में याद रखना है, उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21 है कि काल कोठरी की त्रासदी किस नवाब के शासनकाल में हुआ है। तो काल कोठरी की घटना जो हुआ था दोस्तों 1756 में हुआ था, और यह दोस्तों सिराजुद्दौला के शासनकाल में, सिराजुद्दौला के शासनकाल में याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था। तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया गया है, 1897 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, जिसमें पहला कथन आपका है कि 1906 ईस्वी में आगा खां ढाका के नवाब सलीमुल्लाह तथा मोहन सिंह मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। तो बताइए दोस्तों क्या क्वेश्चन है, अति जो कथन था बिल्कुल सही है। हाँ दोस्तों बिल्कुल सही है, वो याद रखना है। यहाँ से क्या आपको याद रखना है कि दोस्तों जो 1906 ईस्वी में आगा खां की स्थापना, आगा खां और ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह, और दोस्तों मोह सिनमुल के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ दोस्तों ढाका में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 1897 में पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड और एम हस्ट की हत्या चापेकर बंधु किया था। तो देखिए दोस्तों ये जो कथन आपका दिया गया है ये भी कथन बिल्कुल सही है। 1897 में ही जो पुणे के अधिकारी थे दोस्तों, प्लेग अधिकारी थे, जो कि कमिश्नर रैंड और एम हस्ट, इनको हत्या कर दिए थे चापेकर बंधु, चापेकर बंधु। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है दोस्तों, एक और दो दोनों। नेक्स्ट है कि चटगांव शस्त्रागार हमला किस ईस्वी में हुआ था। तो चटगांव शस्त्रागार दोस्तों यह 1930 में हुआ है, 1930 में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाओं का क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो कौन ऐसा यहाँ पे दोस्तों आपका राइट होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपका गदर आंदोलन होगा, उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह, और उसके बाद दोस्तों क्रिप्स मिशन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा 4-1-2-3, 4-1-2-3 दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात है कि लाभ का पद परिभाषित हुआ है। तो लाभ का पद दोस्तों जो परिभाषित किया गया था इसको दोस्तों संसद के द्वारा, लाभ का पद परिभाषित हुआ है किसके द्वारा, तो संसद के द्वारा, याद रखिएगा संसद के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के दोस्तों जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनका नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रस्ताव में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। तो संघीय बजट से दोस्तों कटौती प्रस्ताव हो जाएगा। कटौती प्रस्ताव का दोस्तों जो संबंधित है या संघीय बजट से है, संघीय बजट से। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की प्राप्ति सुविधाओं की व्यवस्था करने पर प्रयास करेगा। तो यह दोस्तों अनुच्छेद 350 के क में, ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन देखिए सी में दिया गया दोस्तों, अनुच्छेद 350 के ए में, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30 क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य के बारे में, कि भारत के निर्वाचन आयोग का दोस्तों कार्य क्या है। तो इसमें पहला कार्य दिया गया है कि संसद एवं राज्य विधानमंडल के सभी चुनाव करवाना। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, संसद और राज्य विधानमंडल का चुनाव कौन करवाता है, तो भारत के दोस्तों निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के सभी चुनाव करवाना, ये भी बिल्कुल सही बात है दोस्तों।
नेक्स्ट है कि किसी राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा में न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संतुष्टि करना। नहीं दोस्तों, राष्ट्रपति शासन लगाया जाने निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है। राष्ट्रपति जो शासन लगाया जाता है वह दोस्तों राज्यपाल के अनुशंसा पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निर्वाचन सूची तैयार करना और कार्य निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यानी कि 1, 2, 4 हो जाएगा। तो 1, 2, 4 देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है, तो बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि केंद्र तथा राज्य के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह दोस्तों कौन सा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, केंद्र और राज्य के बीच विवाद का समाधान करना कहेगा तो केवल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है, और यह सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों प्रारंभिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का कैसा अधिकार है, तो प्रारंभिक अधिकार, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही है। तब पहला, अच्छा कथन कौन सा सही है दोस्तों, तो देखिए अगर उपयुक्त आंसर देखा जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें दोस्तों कि भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। क्या है, तो संसदात्मक प्रजातंत्र है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि भारतीय संविधान की 3य अनुसूची में क्या उपबंधित है। तो 3य अनुसूची क्या शीर्ष है दोस्तों, तो शपथ ग्रहण से संबंधित है, लेकिन किसको किसको छोड़ के, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर दोस्तों बाकी सभी व्यक्तियों का जो भारत के हैं उनको दोस्तों शपथ की चर्चा की गई है, जिसमें पहला कथन है कि संघ के मंत्री के लिए पद का शपथ का प्रयोग। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा ली जाने वाली शपथ, ये भी बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए पद का शपथ का प्रयोग। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति अभी बताएं कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति के लिए नहीं, क्योंकि दोस्तों उनकी शपथ की जो चर्चा है वो अलग से अनुच्छेद में किया गया है। नेक्स्ट है कि संसद के सदस्य के द्वारा ली जाने वाला शपथ का प्रयोग। हाँ, ये भी बिल्कुल आपका सही बात है दोस्तों, संसद के द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रयोग, यानी कि 1, 2, 4 हो जाएगा। तो 33 का दोस्तों ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। बोला कि भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकार में से कौन सा अधिकार है। तो देखिए दोस्तों, भारत में जो मत देने का अधिकार है यह आपका दोस्तों संवैधानिक अधिकार है। कैसा अधिकार दोस्तों, संवैधानिक अधिकार है। कहीं कहीं आपका राजनीतिक अधिकार देता है, तो दोनों अधिकार आपको याद रखना है। ऑप्शन के अनुकूल चलना है दोस्तों, कैसा अधिकार है, तो यहाँ पर संवैधानिक अधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 35 कर रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर का चयन करना है। जिसमें पहला कथन है दोस्तों कि राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है कि संघीय वित्त आयोग पंचायत को वित्तीय सहायता देने के लिए संतुष्टि नहीं कर सकता है। यही दोस्तों गलत है, यानी कि ए सही हो जाएगा और आर गलत। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों सी में दिया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि ऐसे धुआंरे जिनसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस ज्यादा मात्रा में निकलती है वह दोस्तों क्या कहलाता है। तो वह दोस्तों सोल्फाट्रा कहलाता है। सोल्फाट्रा याद रखना है। ऐसा धुआं है दोस्तों जो कि सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा गैस निकलेगा तो उससे हम लोग दोस्तों सोल्फाट्रा कहेंगे, सोल्फाट्रा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 37 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो पहला कथन है कि वायुमंडलीय विक्षोभ के रूप में होने वाली विसर्पण को ही जेट स्ट्रीम कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, विसर्पण को ही जेट स्ट्रीम कहा जाता है। नेक्स्ट है कि ग्रीष्म ऋतु में जेट प्रवाह 35 डिग्री से लेकर 36 डिग्री अक्षांश पर होता है। ये भी आपका सही है दोस्तों, यानी कि दोनों कथन सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक घना वसा द्वीप कौन सा है। तो सर्वाधिक घना वसा द्वीप जो है दोस्तों यह जावा हो जाएगा, दोस्तों, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसका मिलान गलत है। एक तरफ दोस्तों जनजाति दिया गया है और एक तरफ दोस्तों संबंधित क्षेत्र दिया गया है, यानी कि निवास स्थल एक तरह से कह सकते हैं आप। तो पहला दोस्तों कि एस्किमो, तो कनाडा और ग्रीनलैंड में क्षेत्र में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। बंटू जनजाति दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, ये भी सही है। खिरगिज जो कि मध्य एशिया में पाया जाता है, ये भी सही है दोस्तों। बुशमैन जाति है। सहारा मरुस्थल नहीं दोस्तों, कालाहारी मरुस्थल होता है, कालाहारी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 कि किसका मिलान गलत है। पहला दोस्तों फिजी की यानी कि दोस्तों सुआ, जो कि बिल्कुल सही बात है। किरिबाती का हो जाएगा बेरिकी, ये भी सही है। तुवालू को हो जाएगा दोस्तों फूनाफूट, ये भी सही है। यानी कि दोस्तों कौन सा गलत है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। पापुआ न्यू गिनी का दोस्तों जो मुजरो दे रहा है ये आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत के कौन सा ऐसे 2 राज्य है जिसकी सीमाएं केवल एक राज्य से मिलती है। तो केवल एक राज्य दोस्तों मिलता है, मेघालय का और सिक्किम का। मेघालय का जो है दोस्तों असम से मिलता है और सिक्किम का राज्य जो है या दोस्तों पश्चिम बंगाल से मिलता है, पश्चिम बंगाल से। तो 41 का दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि लघु हिमालय और शिवालिक से किसके द्वारा अलग किया जाता है।
तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय का दोस्तों मेन बाउंड्री थ्रस्ट के द्वारा मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा दोस्तों अलग किया जाता है। यहीं पे दोस्तों आपको महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच का था, तो दोस्तों मेन सेंट्रल थ्रस्ट हो जाता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। और सचर जोन जो हो जाएगा दोस्तों वो आपको ट्रांस हिमालय से आपका बृहद हिमालय, सचर जोन हो जाएगा ट्रांस हिमालय से बृहद हिमालय के बीच हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात है कि मानसूनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से किया गया है। तो मानसूनी शब्द के दोस्तों जो उत्पत्ति किया गया है वह किस भाषा शब्द से, तो अरबी भाषा शब्द से, अरबी भाषा शब्द से किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, अरबी शब्द से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 44 है कि देश में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य के रूप में दोस्तों महाराष्ट्र हो जाएगा। चीनी का उत्पादक में दोस्तों महाराष्ट्र, और गन्ना में कहेगा दोस्तों तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। गन्ना में कहेगा तो उत्तर प्रदेश, और चीनी में पूछेगा तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय जल मार्ग की लंबाई के अनुसार कौन सा क्रम सही है। तो भारत में दोस्तों जो राष्ट्रीय राजमार्ग जिसको नेशनल हाईवे हम लोग बोलते हैं, तो उसकी लंबाई के अनुसार यहाँ पे आपका क्रम वाइज पूछ रहा है। तो दोस्तों देखिए सबसे ज्यादा आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद दोस्तों राजस्थान में। तो ऑप्शन यहाँ पे आप सी लगा सकते हैं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। नेक्स्ट है कि किसका मिलान गलत है, जिसमें पहला है दोस्तों कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ से याद भी आपको रखना है कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ में है, तो पोर्ट ब्लेयर में है। नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो यह वाराणसी में है। बिल्कुल सही बात है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। नेक्स्ट है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद, ये भी सही है दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है कि अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो रायपुर, यही दोस्तों गलत है, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों रायपुर में नहीं है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ में स्थित है। तो यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ से याद रखना है कि तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर में, तमिलनाडु राज्य के दोस्तों चेन्नई शहर में है अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 47 बोल रहा है कि लेप्चा जनजाति कहाँ निवास करती है। तो लेप्चा जनजाति का दोस्तों निवास स्थल आपका सिक्किम में है, सिक्किम में दोस्तों, ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेप्चा जनजाति। नेक्स्ट है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्य में किसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब का न्यूनतम है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों 48 का ऑप्शन नंबर है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन कौन सा है। तो दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो आपका आंदोलन है दोस्तों वह कौन सा है, तो याद रखना है एपीको आंदोलन, एपीको आंदोलन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएगा, एपीको आंदोलन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से आम की एक बीज रहित प्रजाति कौन सा है। तो आम के बीज रहित प्रजाति कौन सा है दोस्तों बताइए। बीज रहित का रहा दोस्तों तो सिंधु, सिंधु हो जाएगा, दशहरी, नीलम, और फिर ऑप्शन डी में दे रहा दोस्तों ए और बी दोनों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रजाति पूछेगा दोस्तों तो सिंधु हो जाएगा, याद रखना है। आम की एक बीज रहित प्रजाति कौन सा है, सिंधु, जो कि दोस्तों यह बिहार में प्रसिद्ध है, बिहार में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि धुरीन नामक विषैला तत्व किसमें पाया जाता है। तो धुरीन नामक दोस्तों जो विषैला तत्व पाया जाता है वो दोस्तों ज्वार में पाया जाता है, ज्वार में, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि भारत में अतिरिक्त दूध उत्पादन करने वाला राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो दूध उत्पादन करने वाला राज्य में दोस्तों यूपी हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा और राजस्थान हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, यूपी, पंजाब और राजस्थान। नेक्स्ट है दोस्तों कि अंडा उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। तो अंडा उत्पादन में दोस्तों जो विश्व में भारत का स्थान तीसरा है, अंडा उत्पादन में दोस्तों तीसरा स्थान है, याद रखना है, तीसरा स्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, तो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ में स्थित है। तो दोस्तों आपका हिसार में हो जाएगा, हिसार में, याद रखना है, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ में, तो हिसार में। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना कब की गई है। तो इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना जो किया गया है यह दोस्तों 1934 में, 1934 में किया गया है, याद रखिएगा, 1934 में। नेक्स्ट है कि किस खेल में एथलीट धातु की गेंद को हवा में फेंका जाता है। तो दोस्तों शॉर्ट पुट को, शॉर्ट पुट दोस्तों शॉर्ट पुट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि त्रिमूर्ति भवन किस व्यक्ति से संबंधित है। तो त्रिमूर्ति भवन दोस्तों जवाहरलाल नेहरू से हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू से संबंधित त्रिमूर्ति भवन, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू से। नेक्स्ट है कि मेड ऑफ ऑलियंस के नाम से किन्हें जानते हैं। तो मेड ऑफ ऑलियंस के जो नाम से हम जानते हैं वो दोस्तों जॉन ऑफ आर्क को, जॉन ऑफ आर्क को, याद रखिएगा। है कि निम्न में कौन सा कथन गलत है। तो बताइए दोस्तों कौन सा कथन गलत है। तो पहला कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो कि 24 दिसंबर को, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का था तो 15 मार्च को हो जाता।
नेक्स्ट दोस्तों कि विजय दिवस जो कि 16 दिसंबर को, ये भी सही है। झंडा दिवस जो कि दोस्तों 7 दिसंबर को, ये भी सही है। फिर यहाँ दोस्तों बोला कि किसान दिवस 23 जनवरी को, नहीं दोस्तों 23 जनवरी को किसान दिवस नहीं, बल्कि दोस्तों पराक्रम दिवस मनाया जाता है, यानी कि आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। और बताइए दोस्तों आप यहाँ पे कि किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना दोस्तों किसान दिवस जो है आपका दोस्तों या 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा 23 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा पुस्तक सही नहीं है। मतलब एक तरफ दोस्तों पुस्तक है और उसके तरफ आपका लेखक का नाम दिया गया है, तो बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा आपका गलत है। वही कह रहा है कि सही नहीं है, मदर टेरेसा जो कि थॉमस कोनावाली, यही आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ही हो जाएगा जो कि दोस्तों गलत है। मदर टेरेसा की पुस्तक नहीं है, थॉमस कोनावाली। बाकी तीनों याद रखना है। इंडिया गेट दोस्तों लेसी फास्वर्थ की है, और हाउ भाई प्ले गोट जो कि टाइगर वुड्स का है, और फ्रीडम फ्रॉम फियर जो कि आंग सान सुक का है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की जो शुरुआत मानी जाती है दोस्तों वह 1969 से, 1969 से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट है कि रूसो ने अपनी किस पुस्तक में तत्कालीन शिक्षा पद्धति की आलोचना किया है। तो दोस्तों द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी पुस्तक है बताइए। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों बताइए किसकी पुस्तक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन दे दिया कि रूसो ने अपनी किस पुस्तक में तत्कालीन शिक्षा पद्धति की आलोचना किया था दोस्तों। तो ईमेल, ईमेल दोस्तों जो कि यह रूसो की ही पुस्तक है, और इसी में तत्कालीन शिक्षा पद्धति के आलोचना किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि हिटलर ने किस राष्ट्र के साथ अनाक्रमण संधि किया था। तो हिटलर के द्वारा दोस्तों जो अनाक्रमण संधि किया गया था वह किस राष्ट्र के संग, तो याद रखना दोस्तों आपका रूस के साथ, रूस के साथ किया था दोस्तों, रूस के साथ। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 64 है, बोल रहा है कि 64 कि पेट्रोक को इटली पुनर्जागरण साहित्य का पिता कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, पेट्रोक को इटली का पुनर्जागरण साहित्य का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पुनर्जागरण का प्रारंभ जर्मनी के म्यूनिख से माना जाता है, नहीं दोस्तों गलत है। नेक्स्ट है कि पुनर्जागरण की स्थापना में धर्म युद्ध का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हाँ बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो क्वेश्चन का है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन असत, मतलब दोस्तों गलत है। तो दूसरा कथन गलत है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा केवल दो, केवल दो। चलिए नेक्स्ट पाते हैं कि नेहरू महालनोबिस विकास की युक्ति निम्नलिखित में से किस एक पंचवर्षीय योजना के द्वारा पहली बार कार्यान्वित किया गया था। तो पहली बार दोस्तों कार्यान्वित किया गया है दूसरी पंचवर्षीय योजना में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है। तो अप्रत्यक्ष कर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो संपत्ति कर। संपत्ति कर कैसा आपका है, तो या दोस्तों अप्रत्यक्ष कर है, याद रखना है अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी भी दोस्तों आपका अप्रत्यक्ष कर ही है, वो भी याद रखना है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन 67 है कि काली मुद्रा का सबसे मान्य परिभाषा कौन है। तो काली जो मुद्रा का दोस्तों सबसे मान्य परिभाषा हो जाएगा वह दोस्तों यह बिना बताई गई छिपाई गई आय, यह बिना बताई गई दोस्तों छिपाई गई आय हो जाएगा काली मुद्रा का परिभाषा। नेक्स्ट है कि सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है। तो सॉफ्ट करेंसी क्या होता है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्ट करेंसी के बारे में कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग दोनों स्थिर हो, जिसकी दोस्तों मुद्रा, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति और मांग दोनों दोस्तों स्थिर हो जाएगा, वह आपका सॉफ्ट मुद्रा का उदाहरण हो जाएगा, सॉफ्ट मुद्रा का। नेक्स्ट है कि अमीरों की तुलना में गरीब बचत करता है। तो अमीरों की तुलना में दोस्तों जो गरीब बचत करता है अपनी पूरी आय का, अपनी पूरी आय का दोस्तों बचत करता है, याद रखना है अपनी पूरी आय का ही दोस्तों उसी में से कुछ अपना बचत कर लेता है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 70 कि राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुछ भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है। तो कितने प्रतिशत पर दोस्तों वन रखने का लक्ष्य है, तो याद रखना दोस्तों 1/3, 1/3 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है। तो आपका राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ का 71 का दोस्तों कौन सा हो जाएगा बताइए। तो अगर आप 71 की बात किया दोस्तों तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी, जो कि जापान हो जाएगा, जापान आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दूसरा नाम क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दोस्तों दूसरा नाम क्या है, तो वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड प्रोसेसर। नेक्स्ट है कि डंप टर्मिनल्स में मॉनिटर और होते हैं। तो डंप टर्मिनल में दोस्तों मॉनिटर और कीबोर्ड होते हैं, कीबोर्ड, मॉनिटर और कीबोर्ड होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि तत्कालीन वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु, देखिए तत्कालीन वेग और औसत वेग दोस्तों बराबर उस समय होगा जब आपका वस्तु जो होता है वह शून्य त्वरण में, वस्तु दोस्तों किसमें होता है, तो शून्य त्वरण में, याद रखिएगा। तो 74 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो संवेग को दोस्तों जो व्यक्त किया जाता है वह द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल में, याद रखिएगा।
नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनें। गलत कथन को यहाँ पे दोस्तों चुनना है कि कौन सा कथन गलत है। तो देखिए ऑप्शन डी में जो हो रहा है कि यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है। यही दोस्तों गलत है, क्योंकि वास्तविक भार से अधिक होगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यही आपका गलत है। नेक्स्ट है कि किसी गोलाकार दर्पण का परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है। तो किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के दोस्तों जो व्यास को हम लोग बोलेंगे उसको दोस्तों छेद बोलते हैं, छेद यानी कि। नेक्स्ट है कि श्वेत प्रकाश का एक किरण पुंज किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, तो सबसे कम झुकने वाला रंग घटक कौन सा है। तो सबसे कम झुकने वाला रंग घटक होगा दोस्तों आपका लाल हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों लाल तो आपका आर पार हो जाता है इसलिए। चलिए नेक्स्ट बात है कि निम्न में से किस विद्युत उपकरण का कार्य सिद्धांत जूल के तापमान नियम पर आधारित है। तो जूल के तापमान नियम पर दोस्तों आधारित हो जाएगा आपका इमर्सन रॉड, इमर्सन रॉड हो जाएगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। तो देखिए चुंबक के जो उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वह याद रखना है आपको कि ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं होती है। क्या होती है, तो ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं। नेक्स्ट है कि सितरों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है। तो सितरों में दोस्तों प्लाज्मा बनने का, सितरों नहीं होगा दोस्तों, सितारों में, सितारों में हो जाएगा। तो यह दोस्तों याद रखना क्या है, तो उच्च तापमान है, उच्च तापमान होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपका 82 कि जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता क्या है। तो उसकी संयोजकता कितनी होती है, तो याद रखना दोस्तों शून्य, उसकी संयोजकता दोस्तों शून्य होती है। जिस परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण रहती है उसकी संयोजकता आपका शून्य होती है, क्योंकि दोस्तों वैलेंसी जो होता है वह अंतिम होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो वह अंतिम रहता है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन 83 है कि रदरफोर्ड के नाभिकीय प्रतिरूप के संबंध में कौन सा कथन सही है। जिसमें पहला कथन है दोस्तों कि नाभिक को धन आवेशित माना गया है, बिल्कुल सही बात है, नाभिक को दोस्तों धन आवेशित माना गया है क्योंकि दोस्तों उसमें प्रोटॉन के कारण। नेक्स्ट है कि प्रमाणित किया गया कि अल्फा कण हाइड्रोजन परमाणु से 4 गुना भारी है। नहीं दोस्तों ये गलत है। नेक्स्ट है कि सौर परिवार से तुलना की जा सकती है, हाँ बिल्कुल सौर परिवार की तुलना की जा सकती है। नेक्स्ट है कि थॉमस मॉडल से सहमति दर्शाता है, नहीं ये भी गलत है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन ये हो जाएगा 1 और 3 जो है ये आपका कथन सत्य है। नेक्स्ट बात है कि जल के अणु की सही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कौन सी है। तो ऑप्शन ए आपका दोस्तों राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज का आध्यात्मिक रूप है। आध्यात्मिक रूप खनिज का आपका दोस्तों अबरख हो जाएगा, अबरख, अबरख। नेक्स्ट पाते हैं कि त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच ऊतक बनता है। तो त्वचा के नीचे और आंतरिक अंग के बीच जो ऊतक बनता है दोस्तों उस ऊतक को हम लोग कहते हैं वसा ऊतक, याद रखना है वसा ऊतक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना है। तो कोशिकाओं को 2 परतों से दोस्तों हाइड्रा बना है, हाइड्रा याद रखना है, हाइड्रा बना है, हाइड्रा। नेक्स्ट है कि जैव मंडल निचय के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन जो कथन सी है कि यह जैव विविधता के उस क्षेत्र को संस्कृति दोनों के ही संरक्षण के लिए होता है, यह दोस्तों आपका कथन सत्य है, नहीं कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पौधे में एब्सिसिक अम्ल का प्रमुख कार्य क्या है। तो पौधा में दोस्तों एब्सिसिक अम्ल का जो प्रमुख कार्य है वृद्धि को संमित करना, वृद्धि को संमित करना, याद रखना है। नेक्स्ट है कि वायु तक कोशिका यानी कि दोस्तों एरेनकाइमा सेल में पाई जाती है। तो एरेनकाइमा सेल दोस्तों किस में पाई जाती है बताइए, तो दोस्तों जलकुंभी, जलकुंभी में दोस्तों ऑप्शन भी हो जाएगा जलकुंभी। नेक्स्ट पता है कि किस प्रकार का पूर्ण जनन अधिक विविधता ला सकता है। तो अधिक विविधता दोस्तों लैंगिक जनन ला सकता है, लैंगिक, याद रखना है लैंगिक जनन। नेक्स्ट है कि पाचन के बाद है कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। तो पाचन के बाद जो कार्बोहाइड्रेट रहता है दोस्तों उसको परिवर्तित कर देता है ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में मौजूद है निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों किस में नहीं पाया जाता है बताइए, तो आपका राइट आंसर 93 का ऑप्शन है दोस्तों आरबीसी में। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, बाकी दोस्तों यकृत में पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है और मांसपेशी कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि मायोसिन और एक्टिन क्या है। तो यह दोस्तों एक प्रकार का आपका प्रोटीन है, कैसा, तो मांसपेशीय प्रोटीन है, मांसपेशीय प्रोटीन है दोस्तों मायोसिन और एक्टिन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। तो वह दोस्तों गर्भनाल, गर्भनाल मदद करता है। नेक्स्ट पाते हैं कि बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं
दिघनिकाय से जानकारी मिलता है। तो ये दोस्तों आपको मगध के राजतंत्र और वैशाली के गणतंत्र के बारे में और मौर्योत्तर बिहार के बारे में दोस्तों जानकारी मिलता है विनय पिटक और दिघनिकाय से। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों के बारे में जानकारी मिलता है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 97 है कि निम्न में कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक दोस्तों फूलन प्रसाद वर्मा जी को जाना जाता है। फूलन प्रसाद वर्मा आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था। तो देखिए दोस्तों, जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था, तो उस समय सरकार के द्वारा दोस्तों पटना न्यूज एक अखबार का प्रकाशन किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 99 है कि राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए, राज्य का मंत्रिपरिषद कहेगा दोस्तों तो विधानसभा के प्रति। यहीं पे दोस्तों संघ के मंत्रिपरिषद कहा था सामूहिक रूप से, तो आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो जाता। तो आपका राज्य के मंत्रिपरिषद पूछ रहा है, तो इसलिए आपका दोस्तों विधानसभा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 100 है कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य स्वयं लिखकर अपनी सदस्यता से त्याग पत्र किसको देता है। देखिए दोस्तों, ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य है जो अपना त्याग पत्र देगा, वह ग्राम पंचायत के जो मुखिया होगा मुखिया को देगा। मुखिया को याद रखिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपका सेट नंबर 13 समाप्त हो गया। इससे पहले सेट 12 तक आपको अपलोड कर दिया गया था। यदि उसको नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इसका पीडीएफ के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो उस लिंक के माध्यम से टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।